नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे और मेरे छोटे छोटे से ब्लॉग देखकर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। अगर सीख रहे हो तो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में या मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगता है। तो अभी सुबह के लगभग 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है और काम जो है वो सारा हो चुका है। साफ़ सफाई, नहाना धोना, ऊपर नीचे सब कुछ हो चुका है। आज मैं एक चक्कर जो है वो टेरेस पर भी लगा के आ गई हूँ। ये हाथ में मेरा चार्जर है क्योंकि मैं अभी टेरेस पर जाने वाली हूँ, तो चार्जर साथ में लेके जा रही हूँ क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है। और तो एक चक्कर जो है ना वो मैं टेरेस पर लगा के आ गई हूँ। थोड़ा बहुत जो काम था वो मैंने कर लिया है और उसके बाद नीचे आके फिर यहाँ की काम धंधा करने के बाद मैं नहा धो के अब दोबारा से ऊपर जा रही हूँ क्योंकि देख सकते हो आप अब लंच का टाइम होने वाला है। तो मैं ऊपर जाकर ही थोड़ा सा 10-15 मिनट में ऊपर बैठकर ही सब्जी काट लूँगी और फ़ोन साथ में, चार्जर साथ में इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, नीचे ही छोड़ जाती हूँ और बाय चांस उसी दिन फ़ोन आते हैं। उसी दिन सबके फ़ोन आते हैं और सब पूछते दीदी आपका फ़ोन कहाँ है, दीदी आपका फ़ोन कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बस जब जाओ तो साथ में लेके जाओ, वही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। तो कल अचानक से भाई का फ़ोन आ गया और मैंने जो है मशीन लगा रखी थी, कपड़े धोने के बाद मैं उनको छत पर सुखाने के लिए गई थी, तभी उसका फ़ोन आया। मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया और फिर बेटे ने आके बताया कि मम्मी मामा का फ़ोन आ रहा है, आप उठा क्यों नहीं रहे। मैं तो छत पे हूँ, मैंने तो देखा ही नहीं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बोला, मैं अच्छी हूँ, आप सब अच्छे हो। मैं पूरी तरह से अच्छी नहीं हूँ, थोड़ी सी अच्छी हूँ क्योंकि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है और वो कोलकाता चले गए हैं। मम्मी पापा दोनों कोलकाता गए हैं और मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनकी, क्योंकि मैं नहीं जा सकती क्योंकि कुछ उनका ऑफिस का काम था, उसके चक्कर में गए थे। बट क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह करवाए ऑफिस वालों ने, कुछ था उनका मेडिकल का कुछ कागज़ वगैरह, तो टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें ना उनकी चेस्ट में कोई नस वगैरह है ना वो बढ़ी हुई आ गई है। तो जिसकी वजह से डॉक्टर कुछ मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर हम भी सोच रहे हैं कि अगर पापा जी वहाँ गए हैं तो इसी टाइम करवा लें तो ठीक है, जो भी डॉक्टर बोलते हैं, जो भी थेरेपी वगैरह जो भी वो बोलते हैं, इसी टाइम अगर करवा ले तो अच्छा है। क्योंकि अगर वो वापस आ गए फिर दोबारा जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिर फैमिली, बच्चे, ये वो आप सबको तो पता ही है। फिर फैमिली में 2-3 शादियाँ आ रही हैं, उसके चक्कर में पापा जी को काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर पापा जी जैसे फैमिली में सबसे बड़े हैं, 5 भाई बहनों में सबसे बड़े वो ही है और उसके बाद पापा जी के बाद मैं बड़ी हूँ, तो फिर सबका देखना पड़ता है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ दिल्ली की कोई भी खबर, बहुत सी ऐसी खबर हैं जो अभी बहुत बुरी हो रही हैं और जिनका पता पापा जी को होना चाहिए, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी खबर उनके पास तक ना जाए, क्योंकि अगर उनके पास कोई भी ऐसी खबर गई तो वो तुरंत दिल्ली वापस आ जाएंगे, फिर अपना ट्रीटमेंट जो है उसको भी नहीं करवाएंगे। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम उनको होए वो सारी झेल लेंगे, दिल्ली वापस आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती वो दिल्ली वापस आए, वो सारा ट्रीटमेंट करवाने के बाद आए। अगर हमें, जैसे कि हम 3 भाई बहन हैं, अगर हमें जाना पड़ा उनकी हेल्प के लिए, तो आप सबको पता है सभी आजकल नौकरी वाले हैं, सभी को नौकरी करनी है, जॉब है, ये है, वो है, बच्चे हैं, सबके साथ ही है ये। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम सबको जाना भी पड़ा तो ऐसा करेंगे, 3 भाई बहन हैं तो उसमें से सब नंबर से जाएंगे। क्योंकि देखो जो हमारी थिंक है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम एक ही राय हस्बैंड की और मेरी सेम एक ही जैसी राय उस पर होती है। जो मैं सोचती हूँ वैसा ही वो भी अपनी तरफ से मुझे बोल देते कि ऐसा होना चाहिए और मुझे भी वही अच्छा लगता है। और क्योंकि देखो जो बात सही है सही है, चाहे वो हस्बैंड बोले या मैं बोलूँ। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर जाना पड़े तो पूरी फैमिली एक ही बार जाओ, और हो सकता है पापा जी का ऑपरेशन हो तो पूरी फैमिली एक बार ही चले जाओ 8-10 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के लिए, और फिर 15 दिन के बाद सब वापस आ जाओ। 15 दिन के बाद मेरे मम्मी पापा फिर वहाँ अकेले रह जाए, मम्मी को सब कुछ खुद ही करना पड़े, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं और हस्बैंड ये सोच रहे हैं कि अगर हम सबको दिल्ली से वहाँ जाना पड़े कोलकाता, तो सब 10-10 दिन के लिए जाएँ। कोई भी जाए, पहले मैं जाऊँ या भाई जाए, 10 दिन वो जाएं। उसके बाद जब वो वापस आते हैं, जिस दिन वो ट्रेन पकड़ते हैं उसी दिन मैं भी यहाँ से पकड़ लूँ, ताकि मैं उनके वहाँ से निकलने से पहले पहुँच जाऊँ, या फिर 1-2 घंटा आगे पीछे हो, या मान लो 10-12 घंटे में तो उतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि 10 दिन मैं रह लूँ, 10 दिन छोटा वाला भाई रह ले, 10 दिन मुझसे छोटा वाला रह ले। तो मतलब ऐसे करके 10-10, 15-15 दिन, 12-12 दिन ऐसे करके निकल जाएगा। तो जो रेस्ट है पापा जी को 1.5-2 महीने का, वो आराम से मिल जाएगा।
तो हम ये सोच रहे हैं। और उसके बाद बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, जैसे पापा जी की बहनें हो गई, हमारे फूफा जी हो गए, और हमारे ताऊ जी हो गए, चाचा जी हो गए, बाकी सब जो भी जाना चाहे तो सब ये सोच रहे हैं। क्योंकि देखो फैमिली है, अगर फैमिली सारी एक साथ ही चले जाए, हंसी मजाक करके वापस आ जाए, फिर फ़ायदा क्या है। हम उनकी केयर करने जा रहे हैं, उनकी देखभाल करने जा रहे हैं, तो टाइम से जाएँ, नंबर से जाएँ, उनकी सेवा पानी करके आएँ, और फिर लास्ट में जब डॉक्टर उनको ओके बोल दे, ओके है आप जा सकते हो, तो फिर हम उनको लेके दिल्ली वापस आ जाए। मैं ये सोच रही हूँ। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो बहुत सारा लाइक करके मुझे बताना कि क्या मैं सोच रही हूँ वो ठीक है अपने पापा जी के लिए। क्या सभी बच्चों को मेरी तरह ही सोचना चाहिए और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैं ऊपर जाती हूँ, थोड़ा सा काम वाम कर आती हूँ। मन तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इस घर की तरफ है, मुझे वो करना ही है। मेरे पापा तो हैं ही, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो वो मुझसे शेयर नहीं करते हैं या मैं उनसे शेयर नहीं करती हूँ। सब छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात हम एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, मैं कोई ख़ास बात होती हूँ वो अपने पापा से शेयर कर लेती हूँ, मम्मी से शेयर कर लेती हूँ, हस्बैंड को नहीं बता पाती हूँ। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। बहुत सी ऐसी बातें मुझे पता है जो मेरे भाइयों को नहीं पता है, जो मेरे पापा मेरे भाइयों से नहीं शेयर कर पाते हैं, वो मुझसे बताते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक दोस्त की तरह भी मुझे बहुत उनकी केयर है। और पापा तो हैं ही हैं वो मेरे, तो बहुत मुझे उनकी चिंता लगी हुई है। मैं दिन रात बस मेरा दिमाग उसी तरफ लगा रहता है। काम भले ही मैं करती हूँ इधर उधर जो भी करना है, लेकिन जो दिमाग होता है ना वो पापा जी की तरफ ही है। हर टाइम उन्हीं का ख्याल, उन्हीं की सोच रहती है मुझे कि आज वो यहाँ गए हैं, आज वो ये टेस्ट करवा रहे हैं, आज उनकी ये वाली थेरेपी हो रही है, आज वो इस डॉक्टर के पास गए हैं, आज वो अपने ऑफिस गए हैं, आज वो मेडिकल टेस्ट के लिए गए हैं। तो मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ लगा रहता है। ये दोस्तों कपड़े धो लिए हैं, चलिए अब कपड़े सुखाने के लिए टेरेस पर आ गए हैं। और कल ना मैंने आधे टेरेस की जो है साफ़ सफाई कर दी थी, तो धूप अच्छी निकली है देखो, ठीक है। ये देखो पिंजरे में एक गिलहरी आ गई है, और उसने, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर ब्रांच पड़ी हुई है, वो उसने कट कर डाल दी है, वो मेरी कनेर की है। चलो कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कनेर की कटिंग पड़ी है, काट दी है गिलहरी ने ही। और मैं आपको दिखाऊं, इस पर ना सीड बन रहा था। ये देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन का होता है ना, ये सीड होता है, ठीक है। तो मैं इसे ग्रो करने की कोशिश करूँगी। अभी तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, और आपको गार्डन में एक और नई चीज़ दिखाती हूँ। पहले कपड़े दिखा देती हूँ। कपड़े हमने सुखा दिए हैं, पीछे जाके दिखाती हूँ। देखो देखो देखो, धूप ना बस इसी एरिया में आती है, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड को बोल के ना 4 या 5 तार बंधवाए हैं। मतलब कि कम से कम 4 या 5 तार यहाँ पे बंध जाए, 4-5 लाइनें हो जाए, तो कपड़े हैं ना वो सर्दियों में आराम से सूख जाए। तो बस धूप ना यहाँ तक ही आती है, यहाँ तक देखो, ठीक है। अभी 10:30 हो रहे हैं सुबह के, और अब मेरे टायर्स पर धूप आई है। और जैसे ही 12, 12:15 या 12:30, बस ज़्यादा नहीं, तो धूप यहाँ तक आ जाएगी, बस 12:30 तक, ठीक है। इसी वजह से गार्डन में विंटर में ज़्यादा कुछ नहीं ग्रो हो पाता है, क्योंकि धूप तो आप सबको पता ही है, धूप नहीं लगेगी किसी भी चीज़ में तो क्या ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको ना बहुत अच्छा सा प्लांट दिखाती हूँ, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जो आप बोलो। ये देखो, लवली, देखो कितना सुंदर है, कितना ब्राइट कलर है, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये लग रहा है ना कितना अनुपम सी कलाकारी है भगवान की। और यहाँ पर देखो, ये कुछ सीड जो है ना टोमेटो के अपने आप ग्रो हुए। यहाँ पर तो मैंने सीड डाले ही नहीं थे, और जहाँ डाल रही हूँ वहाँ पे ग्रो ही नहीं हो रहे। तो देखो जी, ये तो है हमारा, आप सोचोगे नाम तो बताया ही नहीं, गोरी चोरी का प्लांट है, और ये है इसका प्लांट, ठीक है। ये साइड से एक ब्रांच निकली थी, अभी निकली थी कुछ दिन पहले, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, और इस पर फ्लावर भी आ गया। खाद पानी अच्छा दे रहे ना, इसलिए। तो ये देखो जी, बड़ा सारा प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने के बाद पहली बार इस पर देखो ये सीड बन रहा है इसका। ये फली दिख रही ना आपको, ये इसका सीड है। क्योंकि मेरे गार्डन में भी ये लास्ट ईयर तो ब्लूम की थी इसने, बट बहुत कम की थी, बट इस बार बड़ी अच्छी सी की है, और सीड भी बन रहा है। होप करती हूँ आपको ये वाला प्लांट बड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो कपड़े तो आपने देख लिए हैं, और देखो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर तो मेरे खाद ही सूख रहे हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। ये सिस्टिकेटिव आइडिया चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। ये मेरा खाद सूख रहा है, जो किचन वेस्ट से हम कंपोस्टिंग करते हैं ना, उसका है। अभी तक मैंने, मेरे ख्याल से गिन के बताऊँ, 1 2 3 4 5 ड्रम निकल चुके हैं, ठीक है। इस टाइप के 2 ड्रम निकले हैं, ठीक है। और वो दोनों मैंने फिक्स कर दिए दोबारा से। यही वो दोनों ड्रम हैं जो मेरे कंपोस्टिंग से रेडी हुए थे, इनको मैंने फिर से भर कर
लगा दिया है और एक वो वहाँ पर रखा है, वो अभी सेट नहीं हुआ है। और 2 छोटी छोटी सी बकेट थी जो मैंने खाली करके अंदर रख दी हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 या 5 ऐसे ही हैं। चलो दिखाती हूँ, जब हमारा ब्लॉग चल रहा है तो कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ आती हूँ और यहाँ दिखाते हैं। देखो एक तो ये है और एक ये वो है। ठीक है, और एक मैं अभी दिखाऊंगी जिसमें मैं अभी सब्जी वाले भैया जो आते हैं ना, साग वाले, उनसे मैंने जो वेस्ट जो होता है साग वाग का कटाई के बाद जो कलेक्ट करते हैं, वो मैंने कल उनसे लिया था, तो वही मैंने भर कर रखा है और वो मैं अपना कंपोस्टिंग में डालूँगी। ठीक है, तो इस एरिया में भी देख लो, यहाँ पर भी 5 तारें बंधी हुई हैं, लेकिन धूप सिर्फ इन 3 पे ही आती है, तो इन तीनों पे ही मैंने अपने कपड़े जो है वो डाल दिए हैं सूखने के लिए। ठीक है, तो यहीं तक आती है देखो। ठीक है, मतलब कि मेरी आधी छत, आधी से भी क्या बताऊँ, मतलब गज के हिसाब से बताऊँ ना तो मुश्किल से 25 गज भी नहीं होगा, 20 गज के करीब धूप आती है। ठीक है, जैसे कि मेरा 50 गज का प्लॉट है, तो 20 गज के करीब बस ये इतनी जरा सी धूप आती है, इसी में सारे विंटर में सर्वाइव करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो अब कंपोस्टिंग एरिया में चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं। देखो एक ये बकेट है, ये साग ले रखा है ना हमने, और यहाँ पर देखो इसमें मैं डाल देती हूँ, तो इस तरह से मेरा जो साग है ना, सॉरी साग बोलिए, कंपोस्ट जो है ना वो रेडी हो जाता है। ठीक है, तो मैं डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। डिटेल में जानना हो कैसे हम कंपोस्टिंग करते हैं, कमेंट कर देना। ये सिस्टिकेटिव आइडिया पर चले जाना, वहाँ सब कुछ है। तो देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पसली में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है रात से ही, बट काम है तो काम करना है। जैसे कि आपने अभी देखा, मैं ऊपर टेरेस पर गई थी, कपड़े सुखा के आई हूँ और 1-2 जो काम था वो कर लिया है। अब नीचे का काम है, पहले जो अपना हेयर केयर है वो कर लेते हैं। और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो मोस्टली जितने भी हेयर पैक होते हैं ना, वो मैं छुट्टी के दिन बनाती हूँ, या फिर एक दिन पहले, जिस दिन मेरा सिर्फ खुद का वीडियो आता है सिस्टिकेटिव आइडिया चैनल पर हेयर केयर से जुड़ा हुआ, तो वो मैं किसी भी दिन शूट कर लेती हूँ और अपने लिए बनाकर अपने हेयर पर लगाकर फिर दिखा देती हूँ। बट संडे को हमेशा, मतलब 1.5-2 साल से ये कोशिश रहती है कि संडे को कुछ ना कुछ ऐसा हेयर पैक, हेयर ऑयलिंग कुछ भी बनाए जो सबके हेयर पर लग जाए, क्योंकि संडे को सब घर पर रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ऑयल प्रिपेयर करना बताऊंगी और उसका हेवी ऑयलिंग आपके हेयर पर करना बताऊंगी, और आपको उसके बेनिफिट जो है वो भी बताऊंगी, उससे क्या फ़ायदा होता है। देखिए हम सब ना बिल्कुल ऐसे हो गए, ऑयल से तो बिल्कुल परहेज ही करते हैं, चिपकू हो जाते हैं, अच्छा सा फील नहीं होता है, बड़े चिपकू चिपकू से लगते हैं, साथ वाले भी बहुत टोकते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। बट जैसे कि हम जब जिस एज में थी 18, 19, 20 तक, हम भी यही सोचते थे। बट हमारा ये था कि हमने लंबे बहुत बाल थे, तो संडे को जैसे कि छुट्टी रहती थी स्कूल की, तो हमने संडे को अपने हेयर पर ऑयलिंग की, बहुत अच्छी सी ऑयलिंग करते थे। उस टाइम पर या तो सरसों का तेल होता था और या फिर हमारा कोकोनट ऑयल होता था, तो बड़ी अच्छी सी ऑयलिंग कर लेते थे, अच्छे से मतलब झमके लगा लेते थे। फिर उसके बाद हेयर वॉश किया, फिर शाम को हम क्या करते थे कि अपने हेयर पर दोबारा से ऑयल लगा लेते थे, हल्का वाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम करते थे तो बहुत अच्छा सा ऑयल लगा लेते, हैवी ऑयलिंग जिसे बोलते हैं वो कर लेते थे। लेकिन जब हेयर वॉश कर लेते थे उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर मसाज कर देते थे, क्योंकि फिर हमें पूरे हफ्ते टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि पूरे हफ्ते स्कूल जाना है, बीच में तो टाइम है नहीं कुछ करने का, तो ऐसे करते थे। तो ऑयल के बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो समय से पहले ही गंजे हो जाओगे, बिल्कुल टकलू हो जाओगे। और अगर आप चाहते हो कि टकलू हो जाए तो ऑयल मत लगाओ, और अगर चाहते हैं कि भाई हेयर बड़े अच्छे से बने रहें, सब हमें देख के कॉम्प्लीमेंट दे, बाल तो बड़े अच्छे हैं, तो उसके लिए आपको आज का वीडियो या वीडियो बार बार मुँह से इसलिए निकलता है क्योंकि सिस्टिकेटिव आइडिया चैनल पर रोज़ वीडियो ही शूट करती हूँ, इसलिए वीडियो ही निकलता है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, जो जो पॉइंट बताते हैं आपको उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और जो बिल्कुल ऑयलिंग है, हैवी ऑयलिंग, उसको ज़रूर कीजिएगा। हफ्ते में एक बार कर लोगे ना, तो आने वाला जो आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है ना, वो आज से मान लीजिए कि 10 ईयर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 साल आपके हेयर आपके गंजे पर ही रहेंगे, आप टकलू नहीं होगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसको और कैसे क्या करते हैं वो सब कुछ आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक खाली कटोरी ले ली है और सबसे पहले उसमें ऑयल लेंगे। आपके पास जो भी ऑयल हो वो ले सकते हो। बेस ऑयल के लिए आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, चाहे तो कोकोनट ऑयल ले लो या फिर जो हमारा सरसों का तेल होता है वो ले लो। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, तो जब मैं छोटी थी तो अधिकतर हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते थे अपने हेयर पर, और हमारा जो सरसों का तेल होता है उसको यूज़ करते थे। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छी ठंड हो गई है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तिल का तेल ले रही हूँ। बोतल की तरफ मत जाइएगा, ये मेरी पुरानी बोतल है। एक्चुअली हस्बैंड 1 लीटर की तिल की तेल की बोतल लिया थे, जो मुझसे गिर गई थी हाथ से और वो फूट गई, जिसकी वजह से मुझे वो
ऑयल इस बोतल में करना पड़ा। विटामिन ई के कैप्सूल ले लिया मैंने यहाँ पर 2, हम 4 जनों के लिए बना रहे हैं तो आप चाहो तो 4 कैप्सूल ले सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लिए हैं, इनको कट करके इनका जेल बाहर निकाल लिया है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे इसमें कटाई छटाई करने के बाद इसको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, नहीं तो मैंने ये शूट किया था। तो ये देखिए एक और ऑयल मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, ये है हमारा आंवले का ऑयल, क्योंकि हमारा जो हमने इसमें तिल का तेल यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बालों में मैंने कंघा कर लिया है, और देखिए मैंने कल ही अपने हेयर पर ही ना एप्लीकेशन किया था, उसका वीडियो सिस्टिकेटिव आईडिया चैनल पर जाएगा। और आप कलर देखो कितना प्यारा सा आया है। आपको भी अपने ग्रे हेयर को ब्लैक हेयर में या मन चाहे कलर में टर्न करना हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। सिस्टिकेटिव वाले चैनल पर मिलेगा, क्योंकि अपलोड अभी नहीं हुआ है तो उसका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। तो चलिए इस तरह से अपने हेयर पर अच्छे से ऑयल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हैवी ऑयलिंग करेंगे। हैवी ऑयलिंग करने से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक तो ये होता है कि जो आपकी रूट हैं वहाँ अच्छे से आप ऑयल लगाते हो तो वो एक्टिव हो जाती हैं, और जो भी आप मतलब कि खाने के तौर पर आप ऑयल दे रहे हो अपने रूट को, तो वो सारा का सारा अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता है आपकी रूट में जाकर, उसको एक्टिव बना देता है, रिचार्ज हो जाती है रूट, और फिर वो अपना काम जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर देती हैं। अच्छे से ऑयलिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली है या डैंड्रफ है तो वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑयल हमने बहुत अच्छा खासा लगाया है। ठीक है, ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैवी ऑयलिंग मैंने बोला है, हैवी ऑयलिंग का मतलब ये है कि जितने भी आपके हेयर हैं सब में आपको ऑयल लगाना है। सिर्फ हमें स्कैल्प में नहीं, हमें लेंथ पे भी लगाना है, तभी वो हैवी ऑयलिंग में आता है। अच्छे से पूरी तरह से आप अपने हेयर पर इसको ऑयल को लगा लीजिए, और महीने में एक बार आपको इस तरह से हैवी ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं हैवी ऑयलिंग दिखा रही हूँ आपको, बट हैवी ऑयलिंग ना, एक कटोरी भरकर तेल भी आप अपने हेयर पर लगाओगे ना तो वो होती है हैवी ऑयलिंग। तो यहाँ पर जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना लगाया है। आप चाहो तो अच्छी खासी ऑयलिंग कर सकते हो, और इससे फ़ायदा ये होता है कि पूरा अच्छे से आपके हेयर में ऑयल चला जाता है, आपके लेंथ पर भी लग जाता है, तो जितनी भी टूट फूट हो जाती है आपके हेयर पर वो सब रिपेयर हो जाती है। हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपने हेयर में अच्छे से ऑयलिंग कर ली है। अंदर ऑयल जाके ना सारे सर की जो नसें हैं उनको ओपन कर देता है, या फिर फास्ट तरीके से वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं बैक में सामने की तरफ, मतलब मैंने अपने हेयर को नीचे की तरफ झुका लिया है अपने सर को, और अच्छे से मसाज कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मसाज स्टेप भी दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से दबाते हुए आपको अपने पूरे मसाज स्टेप फॉलो कर लेने हैं। पूरी नसें एक्टिव हो जाएगी सर की, तो इससे क्या होगा कि आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और आपके हेयर जो हैं जहाँ से झड़ चुके हैं वहाँ पर नए हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। घर के ट्रीटमेंट तो हम करते हैं, अगर उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो देखिए बिल्कुल एंड में जो ज़रा सा तेल बचा था वो भी मैंने बिल्कुल एंड में लगा लिया है, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने मसाज कर ली है। आपको हफ्ते में एक दिन कम से कम 10 मिनट के लिए अपने हेयर पर मसाज ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर तो मैं हैवी ऑयलिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से ऑयल लगा कर भी मसाज कर सकते हो। तो देख लो जी, इस तरह से आपको मसाज करते रहना है। बहुत अच्छी तरीके से रूट एक्टिव हो जाएगी आपकी, और बस फिर तो आपकी हेयर बिल्कुल शाइनी शाइनी हो जाएगा। इस ऑयल को लगाने के बाद जब आप 1 घंटे तक अपने हेयर को ऐसे ही छोड़ दोगे, चाहो तो चोटी कर लो, चाहो तो ऐसे ही खुला रखो, चाहे तो बन बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इससे क्या होगा, सारा पोषण जो है वो आपके हेयर में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मसाज करने के बाद, ऑयलिंग करने के बाद मेरे कितने हेयर टूटे, ये देखो इतने टूटे हैं। ठीक है, तो ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयलिंग करने से ही आपका जो मसाज है वो मसाज करोगे ऑयलिंग में, तो उससे क्या होगा कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको आपस में नाखून को घसते हुए रगड़ लेना है। ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हेयर वॉश कर लिया है हम दोनों ने। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब